हमारे पास द इंडियन ओडिसी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट और कुछ स्लाइड्स हैं जो भारत के भूगोल की कहानी बताती हैं। और इसमें जो सबसे पहली बात सामने आई उसने मेरे बचपन के एक यकीन को हिला दिया। हम सब ने ग्लोब को हमेशा एकदम गोल देखा है ना? लेकिन इन स्लाइड्स के हिसाब से ये पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ा। और आज हमारी कोशिश यही है कि इन स्रोतों की मदद से हम भारत की भौगोलिक पहचान को परत दर परत समझें। अच्छा। उसकी लोकेशन, उसका आकार, उसकी सीमाएं और उन सीमाओं के पीछे छिपी कहानियां। ये चर्चा तो फिर उन सब के लिए बहुत जरूरी होगी जो भारत को मतलब जमीनी स्तर पर समझना चाहते हैं। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। अगर हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है तो फिर असल में है कैसी? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की गहराइयों से, जैसा कि स्रोत के पहले दृश्य में दिखाया गया है। अंतरिक्ष के अंधेरे में तैरता हमारा नीला ग्रह। यहीं से भूगोल यानी ज्योग्राफी का जन्म होता है। अच्छा, ये शब्द खुद जियो और ग्राफी। हाँ, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफी यानी उसका वर्णन या अध्ययन। और इन स्रोतों में एक दिलचस्प नाम का जिक्र है, एराटोस्थनीज। ये कौन थे? एराटोस्थनीज 3री शताब्दी ईसा पूर्व के एक ग्रीक विद्वान थे। उन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि माना जाता है कि सबसे पहले उन्होंने ही इस विषय को ज्योग्राफी नाम दिया था। और सिर्फ नाम ही नहीं, उन्होंने उस समय के ज्ञान से पृथ्वी की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस को भी लगभग सटीक रूप से नाप लिया था। कमाल है उस जमाने में ये सब। जी, ये अपने आप में कमाल की बात थी। तो वापस आते हैं पृथ्वी के आकार पर। स्रोत कहते हैं कि ये ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई है, जैसे कोई गेंद हो जिसे ऊपर नीचे से हल्का सा दबा दिया गया हो। हाँ, और इसी अनोखे आकार को वैज्ञानिक भाषा में जियोइड या भू-आभ कहते हैं। जियोइड। जी, ये असल में पृथ्वी के अपने अक्ष पर तेजी से घूमने की वजह से होता है। सोचिए, जब आप किसी गीली मिट्टी की गेंद को तेजी से घुमाते हैं तो वो बीच से थोड़ी बाहर की तरफ फैल जाती है और ऊपर नीचे से छपटी हो जाती है। बिल्कुल, पृथ्वी के साथ भी अरबों सालों से यही हो रहा है। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये पृथ्वी की असली शक्ल है। एक मिनट, तो अगर पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, क्या इसका मतलब ये है कि समुद्र तल यानी सी लेवल भी हर जगह एक जैसा नहीं है? या शायद गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी ध्रुवों पर थोड़ी ज्यादा महसूस होती होगी? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। अच्छा। ज्योइड आकार की वजह से गुरुत्वाकर्षण में बहुत मामूली सा फर्क आता है। ध्रुवों पर आप भूमध्य रेखा के मुकाबले केंद्र के ज्यादा करीब होते हैं, इसलिए वहां गुरुत्वाकर्षण थोड़ा ज्यादा होता है। वाह, ये दिखाता है कि एक छोटा सा तथ्य कैसे बड़ी बड़ी वैज्ञानिक सच्चाइयों से जुड़ा होता है। बिल्कुल। तो अब जब हमें पृथ्वी की असली शक्ल पता चल गई है, सवाल ये उठता है कि इस विशाल जियोइड पर किसी जगह का पता कैसे लगाया जाए। स्रोतों में एक अदृश्य ग्रिड यानी द इनविजिबल ग्रिड का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं का एक जाल है। इसे ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी का एड्रेस सिस्टम है। एड्रेस सिस्टम? हाँ, इसमें जो लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल लाल रेखाएं हैं, उन्हें अक्षांश या लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई जगह उत्तर में है या दक्षिण में है। और जो खड़ी मतलब वर्टिकल नीली रेखाएं, उन्हें देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये हमें पूर्व और पश्चिम की स्थिति बताती हैं। तो इन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से हम दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह की सटीक लोकेशन बता सकते हैं। हमारा जीपीएस भी तो इसी पर काम करता है ना? बिल्कुल। और सिर्फ लोकेशन ही नहीं, समय भी इसी ग्रिड से तय होता है, खास तौर पर देशांतर रेखाओं से। और यहीं पर भारत के लिए एक बहुत खास रेखा सामने आती है, जिसे स्क्रिप्ट में एक सुनहरी रेखा की तरह दिखाया गया है। हाँ, मैंने देखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। ये इतनी खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि यही वो रेखा है जो पूरे भारत का समय तय करती है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी की मानक रेखा माना गया है। अच्छा। पूरी दुनिया का समय लंदन के ग्रीनविच से तय होता है, जिसे 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। हमारी ये रेखा ग्रीनविच से ठीक 5.5 घंटे आगे है। तो इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। जी। लेकिन यहाँ एक और सवाल मन में आता है। भारत इतना चौड़ा देश है,
पूरब से पश्चिम तक। हाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच तो सूरज उगने में ही लगभग 2 घंटे का फर्क आ जाता है। हाँ, तो फिर पूरे देश के लिए एक ही टाइम जोन क्यों? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा है। स्रोतों में इस पर सीधे तौर पर बात नहीं की गई है, लेकिन ये सोचना जरूरी है। देखिए, एक टाइम जोन रखने का प्रशासनिक फायदा ये है कि रेलवे, बैंक और सरकारी दफ्तरों में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, ये तो है। लेकिन इसका नुकसान पूर्वी राज्यों को होता है, जहां सूरज जल्दी उग जाता है और दफ्तर का समय शुरू होने से पहले ही दिन का काफी हिस्सा बीत चुका होता है। इससे उनकी बिजली की खपत और काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो ये एक अकेली रेखा भारत की विशालता और उसकी चुनौतियों का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो इस ग्लोबल ग्रिड ने हमें बताया कि भारत दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, लेकिन ये नक्शे का कितना हिस्सा घेरता है। स्रोत में भारत के आकार को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट में भारत को एशिया का महाकाय कहा गया है और ये आंकड़े इस बात को साबित भी करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां। और इसका कुल एरिया? कुल एरिया है लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर इसे पूरी दुनिया के संदर्भ में देखें तो दुनिया की कुल जमीन का 2.4% हिस्सा भारत के पास है। 2.4%? सुनने में शायद कम लगे, लेकिन जब हम इसके विस्तार को देखते हैं तब इसकी विशालता समझ आती है। चलिए, इन स्रोतों के साथ भारत के चारों कोनों की एक वर्चुअल सैर करते हैं। उत्तर में सबसे ऊपर लद्दाख की बर्फीली चोटियों के बीच है हमारा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, और अगर वहां से एक सीधी लकीर दक्षिण की ओर खींचें तो जमीन के पार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समंदर के बीच है हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये तो 2004 की सुनामी में डूब गया था, है ना? जी, दुख की बात है कि ये पानी में डूब गया था, लेकिन कागजों पर आज भी यही हमारा अंतिम दक्षिणी सिरा है। अब चलते हैं पूरब की ओर, उस जगह जहां भारत में सूरज की पहली किरण पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों में बसा है किबिथू। और फिर वहां से सीधे पश्चिम की तरफ गुजरात में कच्छ के रण के पास दलदली जमीन पर हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है गोहार मोती। और अगर हम इन कोनों को नापें, हाँ, तो उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर में इंदिरा कौल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी मतलब मुख्य भूमि तक की दूरी है 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, पूरब में किबिथू से लेकर पश्चिम में गुहार मोती तक की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की लंबाई चौड़ाई की असली कहानी कहते हैं। भारत के इस विशाल नक्शे के ठीक बीच से एक और बहुत महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है। स्क्रिप्ट में से एक बड़ा नाटकीय नाम दिया गया है, लाइन ऑफ फायर, यानी आग की रेखा। यह है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे आग की रेखा क्यों कहा गया है? ये एक सिनेमैटिक तरीका है इसके महत्व को बताने का। कर्क रेखा वो अक्षांश है जिस पर गर्मी के मौसम में 21 जून को सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है, जिससे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अच्छा। ये रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। दक्षिणी हिस्सा जो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल कहलाता है और उत्तरी हिस्सा जो उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल कहलाता है। तो ये भारत की जलवायु को तय करने वाली सबसे जरूरी रेखाओं में से एक हुई। बिल्कुल। और ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना? जी हाँ, और ये सिर्फ 8 नाम नहीं है, ये भारत की विविधता का एक क्रॉस सेक्शन है। आप देखिए, ये रेखा गुजरात के सूखे मैदानों से शुरू होती है। फिर राजस्थान, हाँ, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके को छोटी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों को पार करती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के खनिज संपन्न क्षेत्रों से गुजरती है, और आखिर में पूर्वोत्तर। जी, आखिर में पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियों तक जाती है। एक अकेली रेखा ही हमें भारत के कितने अलग अलग लैंडस्केप और कल्चर दिखा देती है। क्या बात है, ये नजरिया तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब तक हमने भारत के अंदर की तस्वीर देखी, अब जरा इसकी बाहरी सीमाओं पर नजर डालते हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत की कुल जमीनी सरहद यानी लैंड बॉर्डर लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। ये एक बहुत बड़ी सीमा है और इस लंबी चौड़ी सरहद पर हमारे 7 पड़ोसी देश बसते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान के साथ, फिर उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, जी, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश। इन सीमाओं के बारे में एक दिलचस्प तुलना भी की गई है इन स्लाइड्स में। भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है।
ये करीब 4096 किलोमीटर है। बिल्कुल। और नक्शे पर देखें तो ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी और जटिल लगती है। इसे दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक माना जाता है। और सबसे छोटी? हमारी सबसे छोटी सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ है, जो पाक अधिकृत कश्मीर के इलाके में पड़ती है। ये सिर्फ 106 किलोमीटर है। ये दिखाता है कि हमारी सरहदें कितनी अलग-अलग तरह की हैं। हाँ, कहीं जटिल और लंबी तो कहीं छोटी और सीधी। लेकिन ये सीमाएं सिर्फ भूगोल की लकीरें नहीं हैं। यहीं से हमारी चर्चा एक ज्यादा गंभीर और नाटकीय मोड़ लेती है। स्रोत बताते हैं कि नक्शों पर खींची गई ये लकीरें असल में इतिहास, सियासत और इंसानी त्रासदियों की कहानियां हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। इन स्रोतों में कुछ ऐसी ऐतिहासिक सीमा रेखाओं का जिक्र है जो आज भी बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। इनमें से पहली है रैडक्लिफ रेखा। रैडक्लिफ लाइन 1947 बंटवारे के वक्त की बात है ये। जी, सर सिरिल रैडक्लिफ में भारत और पाकिस्तान, जिसमें तब का पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश भी शामिल था, के बीच ये सरहद खींची थी। कहते हैं कि उन्हें भारत के भूगोल की ज्यादा जानकारी नहीं थी और उन्होंने सिर्फ नक्शों के आधार पर लाखों लोगों की किस्मत का फैसला कर दिया। और दूसरी है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। ये भारत और चीन के बीच है। हाँ, खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में 1914 के शिमला समझौते में इसे तय किया गया था, लेकिन चीन इसे आज तक नहीं मानता। ये नाम सुनने में तो बस नाम लगते हैं, पर इनके पीछे दशकों का तनाव और संघर्ष छिपा है। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ उन तथ्यों और नजरियों पर बात कर रहे हैं जो इन स्रोतों में दिए गए हैं। ये रेखाएं सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, ये विभाजन के जख्म हैं और गहरे भू राजनीतिक संघर्षों की गवाह हैं। और इन्हीं ऐतिहासिक संघर्षों का नतीजा है वो विवादित क्षेत्र जिन्हें स्रोत की इमेज में लाल रंग से दिखाया गया है। इनमें पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर है और अक्साई चिन का इलाका, जिस पर 1962 से चीन का कब्जा है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ इलाके में सक्रीक का दलदली क्षेत्र भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुराना सीमा विवाद है। स्रोत के मुताबिक ये सभी इलाके इतिहास में की गई संधियों और छोड़े गए जख्मों का नतीजा है। तो इनकी वजह से भारत की सीमाएं आज भी एक संवेदनशील मुद्दा बनी हुई हैं। जी, हम बात कर रहे हैं हिमालय की और उत्तर भारत के विशाल मैदानों की। ये सिर्फ भूगोल का कोई चैप्टर नहीं है, ये तो करोड़ों सालों में लिखा गया एक महाकाव्य है। बिल्कुल। ये कहानी है एक विशाल समुद्र के गायब हो जाने की, दो महाद्वीपों के आप कह सकते हैं जबरदस्त टकराव की, और उस टकराव से दुनिया की छत यानी हिमालय के पैदा होने की, और फिर कैसे नदियों ने इन्हीं ऊंचे पहाड़ों को काटकर भारत का अन्न भंडार हमारे मैदानों को बनाया। तो आज का हमारा मिशन है इस पूरी भूगर्भिक यात्रा को समझना। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। रोमांचक बनाती है वो ये है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक लाइव शो है। हिमालय आज भी इसी वक्त ऊंचा उठ रहा है और नदियां आज भी हमारे मैदानों को नया आकार दे रही हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं करोड़ों साल पहले से। उस समय पृथ्वी आज जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती थी। सारे महाद्वीप एक साथ एक विशाल भूभाग के रूप में जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों ने नाम दिया पैंजिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट। हाँ, ये अल्फ्रेड वैगनर की मशहूर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। फिर पृथ्वी के अंदर की जबरदस्त शक्तियों की वजह से ये पैंजिया दो हिस्सों में टूट गया। उत्तरी हिस्सा बना अंगारा लैंड, जिसमें आज का नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया थे, और दक्षिणी हिस्सा था गोंडवाना लैंड, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा भारत जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। और यहीं से हमारी कहानी का हीरो यानी इंडियन प्लेट अपनी यात्रा शुरू करता है। गोंडवाना लैंड से टूटकर वो उत्तर की ओर बढ़ने लगा, और ये कोई धीमी रफ्तार नहीं थी। भूगर्भिक पैमाने पर देखें तो ये बहुत तेज गति थी। अल्फ्रेड वैगनर ने हमें बताया था कि महाद्वीप चलते हैं, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि भारतीय भूभाग यानी इंडियन प्लेट सिर्फ चल नहीं रही थी, वो दौड़ रही थी। वो भूगर्भिक पैमानों पर किसी रेसिंग कार की तरह उत्तर की ओर दौड़ रही थी। और मजे की बात यह है कि ये आज भी जारी है। अरे, हमारी इंडियन प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर आगे खिसक रही है। 5 सेंटीमीटर, ये तो उतना ही है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। बिल्कुल।
तो आज का हमारा मिशन सिर्फ पहाड़ों के बनने की कहानी जानना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि कैसे उस महाटकराव ने उन विशाल मैदानों को जन्म दिया जो आज करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं और उस प्राचीन समुद्र के रहस्यों को उजागर करते हैं जो आज पहाड़ों की चोटियों पर कैद हैं। देखिए, हम सब ने स्कूल में पैंजिया और गोंडवाना लैंड के बारे में पढ़ा है। हाँ, पढ़ा है। लेकिन जो बात अक्सर छूट जाती है वो है इस सफर की रफ्तार और उसका अंजाम। जब भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटी तो उसने यूरेशियन प्लेट की तरफ एक ऐसा सफर शुरू किया जो इतिहास का सबसे बड़ा जियोलॉजिकल कोलिजन बनने वाला था। बिल्कुल। और इन दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में था एक विशाल उथला समुद्र, टेथ्रिस सागर। टेथिस सागर। करोड़ों सालों तक दोनों तरफ की जमीन से नदियां इसमें मिट्टी, गाद और चट्टानों के टुकड़े मतलब सेडिमेंट्स जमा करती रहीं। अच्छा, तो समुद्र के तल पर एक मोटी नरम परत जैसी बन गई होगी। ठीक वैसा ही। और जब भारतीय प्लेट ने आकर यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारी तो ये कोई दो गाड़ियों की टक्कर नहीं थी, ये तो दो दुनियाओं का टकराव था। और इस टकराव का पहला शिकार बना टेथिस सागर। सटीक। उस जबरदस्त दबाव के कारण टेथिस सागर का तल, जो लाखों सालों के अवसादों से भरा था, वो किसी कागज की तरह मुड़ने और सिकुड़ने लगा। जैसे कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो वो ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल वही हुआ। समुद्र का तल ऊपर उठने लगा, पानी हट गया और दुनिया की सबसे नई और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ने जन्म लिया, हिमालय। अरे वाह। हाँ, इसीलिए इसे नवीन वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। कमाल है, यानी जो आज दुनिया की छत है वो कभी समुद्र का फर्श हुआ करता था। लेकिन एक आम धारणा है कि हिमालय एक ठोस अकेली पर्वत श्रृंखला है, पर जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं ये सच्चाई से बहुत दूर है। ये तो एक के पीछे एक खड़ी कई दीवारों जैसा है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हिमालय एक अकेला पहाड़ नहीं, बल्कि 4 समानांतर श्रृंखलाओं का एक पूरा सिस्टम है। 4? हाँ, और ये एक दूसरे से गहरी घाटियों और फॉल्ट लाइन से अलग होती हैं। सबसे उत्तर में यानी तिब्बत के पठार से सटी हुई है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। इसकी खास बात यह है कि ये हिमालय के निर्माण से भी पुराना है। ये असल में यूरेशियन प्लेट का ही किनारा था जो टक्कर के पहले से मौजूद था। अच्छा, और इसकी काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू भी तो यही है। हाँ बिल्कुल। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर्स, वो इसी काराकोरम श्रेणी में है। और ये दुनिया के सबसे दुर्गम और खतरनाक इलाकों में से एक है। सियाचिन, बाल्टोरो और बियाफो जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर यहीं पर हैं। एक ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं। हाँ, एक ठंडा बंजर रेगिस्तान जहाँ जिंदगी लगभग नामुमकिन है, जिसे हमारे स्रोत भूगर्भ का क्राइम सीन कहते हैं। इंडस, सैंगपो, सूचर जोन, ITZ। हाँ, क्राइम सीन कहना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहीं पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई और उस जबरदस्त दबाव ने असली हिमालय को जन्म दिया। इस जोन के पार हमें मिलती है दूसरी और सबसे विशाल दीवार, महान हिमालय। महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। यह है दुनिया की सबसे ऊंची दीवार, जहां 8000 मीटर से ऊंची दर्जनों चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब यही है। हाँ, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर और कंचनजंगा सब यहीं स्थित है। और ये सिर्फ ऊंची चोटियां ही तो नहीं है, इनका एक और बहुत बड़ा किरदार है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ की दीवार नहीं है, ये भारत के लिए एक जलवायु रक्षक है। जलवायु रक्षक कैसे? ये मध्य एशिया से आने वाली जो बर्फीली सूखी हवाएं हैं, उनको रोककर हमें एक बहुत कठोर सर्दी से बचाता है। अच्छा। और उससे भी जरूरी, ये मॉनसून की नम हवाओं को रोककर पूरे उत्तर भारत में बारिश करवाता है। मतलब अगर हिमालय ना होता तो ये विशाल मैदान शायद सहारा जैसा एक रेगिस्तान होते। और हाँ, गंगा और यमुना जैसी हमारी जीवनदायिनी नदियां भी तो यहीं से निकलती हैं। ये तो हुई दुनिया की शत की बात जो बर्फ और चट्टानों से बनी है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हिमालय को उसकी बर्फीली चोटियों के लिए नहीं, बल्कि उन खूबसूरत वादियों के लिए जानते हैं जहां हम छुट्टियां मनाने जाते हैं। शिमला, मनाली, मसूरी। हाँ, वो हिस्सा कहाँ आता है इस पूरी तस्वीर में? वो है हिमालय की तीसरी दीवार, मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय। अच्छा, लेसर हिमालयास। हाँ, लेसर हिमालयास। ये महान हिमालय के दक्षिण में है और इसकी ऊंचाई जाहिर है कम है। यहाँ पीर पंजाल और धौलाधार जैसी प्रसिद्ध श्रेणियां हैं। और घाटियां भी बहुत खूबसूरत हैं यहाँ। नहीं है,
जहां हमारे ज्यादातर हिल स्टेशंस बसे हुए हैं। और फिर आती है सबसे बाहरी और सबसे नई दीवार जो मैदानों से मिलती है। वो है शिवालिक, जिसे आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। ये हिमालय का सबसे युवा हिस्सा है। सबसे युवा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण हिमालय से ही निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए मलबे यानी मिट्टी, कंकड़ और पत्थरों के जमा होने और फिर दोबारा मुड़ने से हुआ है। मतलब ये एक तरह से हिमालय का ही टूटा हुआ और फिर से जुड़ा हुआ हिस्सा है। बिल्कुल। तो पहाड़ों का ये विशाल किला तो बन गया, लेकिन इस प्रक्रिया ने पहाड़ों के ठीक दक्षिण में भारतीय प्लेट के ऊपर एक बहुत बड़ी और गहरी खाई, एक जियोसाइंक्लाइन बना दी। वो खाली तो नहीं रही होगी? उसका क्या हुआ? यही इस कहानी का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण अध्याय है। वो खाई जो हजारों फुट गहरी और हजारों किलोमीटर लंबी थी, वो प्रकृति की एक दूसरी महान शक्ति का इंतजार कर रही थी। नदियां। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली नदियों ने लाखों साल तक हिमालय की ताकतवर चट्टानों को काटना शुरू किया। 1 मिनट रुकिए, ये सोचना ही कमाल है। मतलब जिस जमीन पर आज पंजाब से लेकर बंगाल तक करोड़ों लोग खेती कर रहे हैं, वो जमीन असल में हिमालय के टुकड़ों से बनी है। हाँ, जिसे नदियों ने लाखों सालों में लाकर बिछाया है। We are literally living on ground up mountains. बिल्कुल। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग परियोजनाओं में से एक है। नदियां अपने साथ हर साल खरबों टन मिट्टी, गाद और कंकड़ पत्थर लेकर आती रहीं और उस विशाल खाई को भरती रहीं। और ये आज भी चल रहा है। ये प्रक्रिया आज भी जारी है। इसी से उत्तर भारत के विशाल मैदान, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ, जो आज दुनिया की सबसे उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक है। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये मैदान हर जगह एक जैसा नहीं है। इसकी बनावट में भी काफी विविधता है। इसे समझने के लिए हमें एक नदी के साथ पहाड़ों से नीचे उतरना होगा। हाँ, ये एक शानदार यात्रा है। जैसे ही कोई नदी शिवालिक की तलहटी में उतरती है, उसकी रफ्तार अचानक से कम हो जाती है। जाहिर है, ढलान कम हो जाती है। बिल्कुल। इस वजह से वो अपने साथ लाए बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर वहीं पर जमा कर देती है। 8 से 10 किलोमीटर की ये पथरीली पट्टी भाभर कहलाती है। भाभर। यहाँ जमीन इतनी छिद्रपूर्ण मतलब पोरस होती है कि छोटी नदियाँ इन पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ खेतीबाड़ी तो मुश्किल होगी? लगभग नामुमकिन है। तो ये नदियाँ जो पत्थरों के नीचे छिप जाती हैं, वो हमेशा के लिए गायब तो नहीं हो जाती होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभर के दक्षिण में जहाँ जमीन ज्यादा समतल है, ये नदियाँ फिर से सतह पर आ जाती हैं। अच्छा। इस वजह से यहाँ एक दलदली और नम इलाका बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। तराई। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती, जिससे यहाँ ऐतिहासिक रूप से बहुत घने जंगल और एक समृद्ध वन्य जीवन पाया जाता था। दुधवा नेशनल पार्क जैसे जो संरक्षित क्षेत्र हैं, वो इसी तराई बेल्ट में हैं। और तराई के बाद आता है वो असली खजाना, जिससे किसानों का सोना कहा जाता है, जलोढ़ मैदान। लेकिन इसमें भी तो 2 अलग-अलग तरह की मिट्टियां होती हैं। हाँ, और ये अंतर सीधे सीधे नदी और बाढ़ से जुड़ा है। मुख्य मैदान के 2 हिस्से हैं। क्या है वो? पहला है खादर। ये नदी के पास का निचला इलाका है, जहाँ बाढ़ का पानी लगभग हर साल पहुँचता है। हर साल? हर साल। और हर बाढ़ के साथ नदी नई, ताज़ी और बहुत बारीक जलोढ़ मिट्टी यानी न्यू अलूवियम की एक परत बिछा देती है। ये मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और पानी को अच्छी तरह सोखती है। हाँ, जो इसे गन्ना, चावल और गेहूं की खेती के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जमीनों में से एक बनाती है। और दूसरा हिस्सा, जो शायद नदी से थोड़ा दूर और ऊंचा होता होगा, उसे बांगर कहते हैं। यह नदी के पुराने बाढ़ मैदान का हिस्सा है, जो अब नदी के स्तर से ऊंचा हो चुका है। अच्छा। तो यहाँ बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ की मिट्टी पुरानी जलोढ़ यानी ओल्ड अलूवियम है। तो ये कम उपजाऊ होगी। हाँ, समय के साथ इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की छोटी छोटी ग्रंथियां बन जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। ये कंकड़ मिट्टी को खादर की तुलना में थोड़ा कम उपजाऊ बनाते हैं। हालांकि सही सिंचाई के साथ ये भी बहुत उत्पादक क्षेत्र है। तो ये थी एक महाद्वीप के टूटने से लेकर पहाड़ों के उठने और फिर उन पहाड़ों से निकली नदियों द्वारा विशाल उपजाऊ मैदानों के निर्माण तक की अद्भुत यात्रा। संक्षेप में कहें तो ये एक अविश्वसनीय श्रृंखला है। एक महाटकराव हुआ जिससे हिमालय बना, हिमालय ने नदियों को जन्म दिया,
और उन नदियों ने मैदानों का निर्माण किया। और ये भूगर्भिक प्रक्रिया सिर्फ पत्थर और मिट्टी की कहानी नहीं है, इसने इस उपमहाद्वीप के हर पहलू को आकार दिया है। हिमालय हमारे मौसम को नियंत्रित करता है, नदियां हमें पानी देती है और मैदान हमें भोजन देते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसी भूगर्भिक नाटक पर आधारित है। ये नए पर्वत और युवा मैदान तो कहानी का एक हिस्सा हैं। हाँ, पर ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस भूभाग का क्या जो इस महाटकराव से पहले भी प्राचीन और स्थिर था, इस उपमहाद्वीप का वो पुराना हृदय यानी प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लाटो। हाँ, पेनिनसुला प्लाटो जो गोंडवाना लैंड का मूल हिस्सा था, वो अपने अंदर क्या रहस्य और कौन से खजाने छिपाए हुए हैं, ये एक अलग कहानी है। शायद अगली बार हम उस कहानी की पड़ताल करेंगे।